नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज का वीडियो है प्लेटफॉर्म के न्यू बुक बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 में दिया हुआ टेस्ट सीरीज नंबर 4। इसमें 150 प्रश्न दिया हुआ है। इसे एक एक कर डिटेल सॉल्यूशन करेंगे और आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी फायदा करेगा। काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा। 2024 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा उसका आयोजन कहाँ होगा, और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, फ्रांस में होगा। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। और सऊदी अरब को हाल फिलहाल 2034 फीफा विश्व कप की मेज़बानी सौंपी गई है। 2024 में G20 की मेज़बानी किसे मिला है, तो ब्राज़ील को सौंपी गई है। और कतर 2030 और सऊदी अरब 2034 को एशियाई खेलों की भी मेज़बानी सौंपी गई है। तो ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अक्टूबर 2023 में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को फैराडे पदक से सम्मानित किया गया है, फैराडे पदक से। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आरोग्य स्वामी पालराज को। अक्टूबर 2023 में भारतीय मूल के वैज्ञानिक आरोग्य स्वामी पालराज को फैराडे पदक से सम्मानित किया गया है। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा सुधा मूर्ति को ग्लोबल इंडिया अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। सुधा मूर्ति को कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल इंडिया अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। और नॉर्मन ई ब्लॉक पुरस्कार, जो ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 है, वो स्वाति नायक को सम्मानित किया गया है। किसे? स्वाति नायक को दिया गया है नॉर्मल ई बोरलॉग पुरस्कार 2023। और मीराचंद, सिंगापुर में भारतीय मूल की लेखिका मीराचंद को सिंगापुर के सबसे प्रतिष्ठित कला सम्मान कल्चरल मेडलियन से सम्मानित किया गया है मीराचंद को। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भारत ने हाल ही में दिसंबर 2023 में किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोरिया गणराज्य। भारत ने हाल ही में दिसंबर 2023 में कोरिया देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और कोरिया गणराज्य के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति श्री यू सुंग योल की शुभकामनाएं दी है। अगला है सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, सार्क के देशों के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 सदस्य देश है। सार्क का फुल फॉर्म होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, यानी द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय जो है वो काठमांडू में है। सार्क की स्थापना हुआ था कब, तो 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को किया गया था। सार्क में कौन कौन से देश है, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान है। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में ढाका में हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि किस राज्य ने 1994 के बाद पहली बार जीतकर पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त करके राजा बलिंद्रा ट्रॉफी मेमोरियल राष्ट्रीय खेल अवार्ड प्राप्त किया है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 1994 के बाद पहली बार राजा बलिंद्रा ट्रॉफी मेमोरियल राष्ट्रीय खेल जीतकर ये प्राप्त किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डुरैंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है। डुरैंड रेखा आंसर हो जाएगा बी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को विभाजित करती है डुरैंड रेखा। एक मैकमोहन रेखा है जो भारत एवं किसके बीच होता है, तो भारत एवं चीन के बीच मैकमोहन। और रेड क्लिफ की अगर हम बात करते हैं तो भारत व पाकिस्तान के बीच। ये तीनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक हिंडनबर्ग भी पूछा जाता है जो जर्मनी एवं पोलैंड के बीच है। जर्मनी एवं पोलैंड के बीच कौन सा होता है, तो वो है हिंडनबर्ग। नेक्स्ट है फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है, फॉरबिडन सिटी। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन में स्थित है। फॉरबिडन सिटी लहासा को कहा जाता है। कुछ और भी प्रमुख उपनाम है, जैसे ग्रेनाइट सिटी एबरडीन स्कॉटलैंड को कहा जाता है, एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क को कहा जाता है, और स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है। नेक्स्ट है त्रिवेंद्रम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः संबंधित है। सही जवाब है ए, रॉकेट छोड़ने के लिए प्रणोदकों के अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है त्रिवेंद्रम स्थित विक्रम साराभाई। अब प्रक्षेपात्रों का निर्माण विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र पर होता है। प्रक्षेपण का कार्य इसरो का प्रमुख केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में होता है। अगला है व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, व्यास सम्मान। और इसका सही जवाब ऑप्शन सी, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है
व्यास सम्मान। और व्यास सम्मान की शुरुआत कब से हुआ है? तो 1991 ईस्वी से के बिरला फाउंडेशन द्वारा किया गया है। वर्ष 2023 के लिए व्यास सम्मान पुष्पा भारती को दिया गया है। नेक्स्ट है मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1969 ईस्वी में शुरू हुआ है मान बुकर पुरस्कार देने का। मान बुकर पुरस्कार कॉमनवेल्थ देश तथा आयरलैंड के नागरिक द्वारा लिखे गए अंग्रेजी भाषा के लेखकों को दिया जाता है। 2008 में अरविंद अडिगा को द व्हाइट टाइगर के लिए मान बुकर पुरस्कार दिया गया था। सलमान रुश्दी को 1981 में मिला है मान बुकर पुरस्कार, किसके लिए? तो मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए। और अरुंधति राय को 1997 में मिला था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। किरण देसाई को 2006 में मिला था द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस्ट लेखक के लिए मिला था। इन लोग को मिल चुका है मान बुकर पुरस्कार। नवंबर 2023 में जारी वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा है? आंसर हो जाएगा सी, 8 रहा है वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में। नेक्स्ट है पोर्टो नोवा निम्नलिखित में किस देश की राजधानी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बेनिन का। पोर्टो नोवा बेनिन देश की राजधानी है। अगर लाइबेरिया की राजधानी अगर बात करें तो कहाँ हो जाएगा? तो मोनोरोबिया हो जाएगा। मोनोरोबिया लाइबेरिया की राजधानी। अंगोला की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो अंगोला की राजधानी हो जाएगा लुआंडा। क्या हो जाएगा? लुआंडा। और लिब्रेविले की राजधानी गैबोन हो जाएगा। लिब्रेविले की राजधानी गैबोन हो जाएगा। लिब्रेविले जो है वो गैबोन की राजधानी है, सॉरी लिब्रेविले है जो हमारे गैबोन की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा माना गया? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 343 में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा माना गया। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 43 से 351 तक राजभाषा के विषय में वर्णन किया गया है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबंडेंट द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेघनाथ देसाई। कौन है? तो मेघनाथ देसाई। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने हाल ही में अपनी आत्मकथा लिखे हैं नीलाबू कुदीचा सिमहंगल। नीलाबू कुदीचा सिमहंगल। नेक्स्ट है स्तंभों को मिलान करें। आइए स्तंभों को मिलान करें और बताते हैं कि ये इनमें से कौन सा है। तो ICAR केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है, वो कहाँ है? तो वो बीकानेर में है। ICAR केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वो है नागपुर में। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वो है कटक में। और भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वो है बेंगलुरु में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 1, 2, 3, 4। प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 6300 की बचत करती है तो उसकी कुल मासिक आय कितनी है? तो माना कि अगर मासिक आय 100 रुपया है तो उसमें 30% जो है 30 रुपया किराए पर दे दी है। अब बचा 70 का जो 60% है, 70 का 60% कितना हो जाएगा? 42 वो खर्च करती है घरेलू व्यय पर। तो 70 माइनस अगर हम 42 कर जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना? 28। यानी 28 बराबर हो जाएगा 6300। 28% बराबर 6300। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 6300 बटा 28 गुना 100 कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कितना? तो वो हो जाएगा 22,500। कितना आ जाएगा? 22,500। यदि समीकरणों 4x + 3y + 5 बराबर 0 और 10x - a/- 7 बराबर 0 का कोई हल संभव नहीं है तो k का मान क्या होगा? जब कोई हल संभव नहीं होगा तो होना चाहिए a बटा a2 बराबर b1 बटा क्या हो जाएगा? b2 हो जाएगा। आइए मान रखते हैं a1 बटा a2 बराबर 4 बटा 10 हो जाएगा। b1 बटा b2 बराबर हो जाएगा -3 बटा k हो जाएगा। अगर दोनों को हम बराबर करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 4 बटा 10 बराबर -3 बटा k। यहाँ से हो जाएगा 4k बटा -30। तो k बराबर होगा -7.5। आंसर हो जाएगा हमारे पास सी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक संख्या दिया हुआ उसे सरलीकरण करना है। जब इसे आप सरलीकरण कीजिएगा सबसे पहले इसका कीजिएगा, उसके बाद भागा का होगा और ये फिर माइनस का छोटी ब्रैकेट का। इस तरह आप सोल्व करते जाइएगा।
तो इसका जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा सी 5। 3 वर्षों के बाद 2500 रुपया की राशि में कितनी बढ़ोतरी होगी यदि ब्याज को 20% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि किया जाए तो मिश्रधन बराबर हमारे पास होगा मिश्रधन बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर T होगा, यानी 2500 गुना 1 प्लस 20 बटा 100 के होल क्यूब, यानी 2500 गुना 6 बटा 5 के होल क्यूब। हमारे पास आंसर आ जाएगा 4320। जब इसे सोल्व किया आंसर हो जाएगा सी। एक दुकान सप्ताहांत 60% की छूट पर कपड़े बेचती है। रविवार को छूट किए गए मूल्य पर 10% की अतिरिक्त छूट मिलती है। आप रविवार को एक कमीज 36 रुपये में खरीदते हैं तो आपको उसी महीने के मंगलवार को वही कमीज खरीदने के लिए कितने पैसे ज़्यादा देने होंगे। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। माना कि कपड़े का मूल्य जो है वो 100 रुपया है, तो 100 गुना 40 बटा 100 गुना 90 बटा 100 बराबर कितना है 36 दिया हुआ है। जब इसे सोल्व करेंगे तो 36x बटा 100 बराबर हो जाएगा 36, तो x बराबर हो जाएगा कितना 100। तो अभिष्ट राशि बराबर जो हो जाएगा उस 100 माइनस 36 बराबर 64 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा 64 रुपया, आंसर टी हो जाएगा। एक प्राकृतिक संख्या को जब 9, 10, 12, 15 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। ऐसी सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सा होगा? तो सीधे सीधे एलसीएम निकाल देना है कितने का, तो 9, 10, 12 और 15 का। हमारे पास कितना आ जाएगा 180, और कितना शेष बच रहा है 3, तो 180 प्लस 3 हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा 183। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 20 है। दोनों संख्याओं संख्या और उसके व्युत्क्रम के घनों का योग क्या होगा? तो एक संख्या कितना दिया हुआ x है, तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1 बटा x हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है x प्लस 1 बटा x बराबर हो जाएगा 20। अब दोनों तरफ हमें घन कर देते हैं। x प्लस 1 बाई एक्स के होल क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 20 के होल क्यूब। a प्लस b के होल क्यूब में तोड़ दीजिएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3 गुना x गुना 1 बटा एक्स गुना x प्लस 1 बटा एक्स बराबर हो जाएगा कितना 8000। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3 गुना 20 बराबर हो जाएगा 8000। एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा 8000 माइनस 60, यानी 7940। आंसर हमारे पास आ जाएगा ये, क्योंकि यही पूछ रहा था। दो भिन्न संख्याओं का योग 9 बटा 10 है। यदि इनमें से एक भिन्न 8 बटा 9 है तो दूसरी भिन्न संख्या क्या होगा? तो माना कि दूसरी भिन्न जो है x बटा 22 है। प्रश्न में कह रहा है 8 बटा 9 प्लस x बटा 22 बराबर कितना है 9 बटा 10। x बटा 22 बराबर हो जाएगा 9 बटा 10 माइनस 8 बटा 9। सोल्व कीजिएगा तो 1 बटा 90 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा ए। शरबत के दो मिश्रण है। पहले मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात 4:3 है। दूसरे मिश्रण में इनका अनुपात 3:2 है। दोनों को क्रमशः 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाए तो तैयार मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात कितना होगा? एक तरफ क्या रखें पानी और एक तरफ शरबत। अब यहाँ पर कह रहा है 1 गुना 4 बटा 7 प्लस 2 गुना 3 बटा 5। आप डायरेक्ट इस तरह बना सकते हैं। और यहाँ पर शरबत में कह रहा है कि 1 गुना 3 बटा 7 प्लस 2 गुना 2 बटा 5। यही इसका हमारा फाइनल मिश्रण आएगा, यानी ये 20 प्लस 42 बराबर हो जाएगा 62। ये 15 प्लस 28 बराबर हो जाएगा 43। तो हमारे पास जो आ जाएगा वो 62:43। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव का उदाहरण है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी 24/90, जिसमें हर में 2 या 5 के अलावा कोई तीसरा गुणनखंड मौजूद हो। तो यानी 24 और 90 को लिख सकते हैं क्या, तो 4 गुना 6 बटा 15 गुना 6, यानी 4 बटा 3 गुना 5। तो 24/90 आवर्ती दशमलव निरूपण करता है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, जीन ने एक पुस्तक को 7/10 भाग पढ़ा, जबकि ज्योति जो पुस्तक पढ़ रही है उसने उसका 11/14 भाग पढ़ा। हालांकि दोनों के पास अपनी अपनी पुस्तकों के 180 पृष्ठ पढ़ना शेष है। जीत द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का कितना अंश ज्योति द्वारा पढ़ा गया? माना कि जीत के किताबों के पृष्ठों की संख्या कितना है, तो x है। जीत द्वारा पढ़ा गया कितना है 7x/10 है। शेष पृष्ठ कितना बचा x माइनस 7x/10 बराबर 3x/10 है। तो प्रश्न से
3x बटा 10 बराबर 180 है। तो कुल पृष्ठों की संख्या x बराबर कितना है, 180 गुना 10 बटा 3 बराबर 600 हो जाएगा। अब जी द्वारा पढ़ा गया कितना है, तो 7 गुना 600 बटा 10 कर देंगे तो 420 आ जाएगा। अब माना कि ज्योति की किताबों की पृष्ठीय संख्या कितना है, तो वो है 22 है, और ज्योति द्वारा पढ़ा गया कितना है, तो 11 22 बटा 14। तो शेष पृष्ठ कितना बचा, तो शेष जो हमारे पास बचा वो होगा 22 माइनस 11 22 बटा 14 यानी 3 22 बटा 14। अब 3 22 बटा 14 बराबर दिया हुआ है कितना, 180। तो हमारे पास 22 निकल जाएगा, कितना हो जाएगा कुल पृष्ठों की संख्या, तो 840 हो जाएगा। और यहाँ पर जो निकला था जी द्वारा पढ़ा गया पृष्ठ कितना निकला था, 420 निकला था। तो ज्योति द्वारा पढ़ा गया कितना हो जाएगा, 11 गुना 840 बटा 14 बराबर 660। तो जी द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का ज्योति द्वारा पढ़ा गया भाग कितना हो जाएगा, तो इसका जो हमारे पास आंसर आ जाएगा 660 बटा कितना हो जाएगा 420। तो हमारे पास आ जाएगा कितना, आ जाएगा 66 बटा 42 बराबर हो जाएगा 11 बटा 7। आंसर हमारे पास आ जाएगा ए। 2735 का 4 वर्ष के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अर्जित ब्याज कितना होगा, तो सीधे सीधे गुना कर दीजिए, 2735 गुना 4 गुना 5 बटा 100। आंसर हमारे पास आ जाएगा 547। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 5:9 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा जाए तो उनके बीच का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो मूल संख्या क्या है, यानी एक जो है हमारे पास वो है 5x और एक है 9x। दो संख्या है, 5x प्लस 6 बटा 9x प्लस 6 जोड़ा जाता है तो हो जाता है कितना, 2/3। यहीं से हमें हल कर देना है, तो x का मान आ जाएगा 2। पहली संख्या कितना हो जाएगा, पहली संख्या हो जाएगा 5 गुना 2 बराबर 10, और दूसरी संख्या 9 गुना 10 बराबर हो जाएगा 18, यानी 10 और 18। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, एक कुर्सी के विक्रय पर 10% और 14% की छूट देने पर 27 का अंतर होता है। कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर माना कि कुर्सी का मूल्य जो है हमारे पास कितना है, x है, और कह रहा है x का 90% जो होता है और उसमें से x का 86%, क्योंकि 14% की छूट है तो बराबर हो जा रहा है कितना, 27 रुपया के बराबर हो जाएगा। तो इसे सोल्व करेंगे तो 4x बटा 100 आ जाएगा बराबर 27। x बराबर आ जाएगा हमारे पास 27 गुना 100 बटा 4 बराबर 675 रुपया। आंसर हो जाएगा बी। एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपया में खरीदता है और 5 पेंसिलों की दर के RS 12 के दर पर बेचता है। लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे सोल्व करते। एक पेंसिल का कीमत कितना हो जाएगा, एक पेंसिल का कीमत कितना हो जाएगा, तो 25/12 हो जाएगा। और एक पेंसिल का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 12/5 हो जाएगा। तो लाभ बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 12/5 माइनस 25/12, ये लाभ निकल कर आ जाएगा। तो कितना हो गया, वो हो गया 19/60। तो लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा, लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा लाभ 19/60 गुना 100 अब बटा कितना दिया हुआ है, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 25/12। तो यानी 12 नीचे हो जाएगा, 25 नीचे हो जाएगा और 12 ऊपर चला जाएगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा 52.2%। क्या हो जाएगा, 52.2%। वो भी क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 52.2% लाभ। राष्ट्रीय जनगणना में भारत खाली स्थान के भीतर समूहों की पहचान नहीं की जाती है। आंसर हो जाएगा ए, नृजातीय। राष्ट्रीय जनगणना में भारत नृजातीय के भीतर समूहों की पहचान नहीं करता है। जनगणना का कार्य जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत किया जाता है और अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना संघ सूची का विषय है। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक कौन थे, और इसका आंसर हो जाएगा सी, W.A. फेयर सर्विस। W.A. फेयर सर्विस। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है। आंसर हो जाएगा बी, महाभारत में कहा गया है। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है 8800 श्लोकों के साथ। उसके बाद भारत संहिता 24,000 श्लोकों तथा अतः महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोकों का नाम पड़ा है। महाभारत के 1 लाख श्लोकों का संग्रह है, जिसके कारण इसे सतसहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। और इसके मूल रचनाकार वेद व्यास है। महाभारत में कुल 8 पर्व यानी 8 अध्याय है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य भी है। निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। आंसर हो जाएगा बी, इंडियन काउंसिल एक्ट सन 1861 में।
वायसराय संकट के समय बिना विधायिक परिषद की अनुमति के ही अध्यादेश जारी कर सकता है, जो 6 माह के लिए वैध होता है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वासुकी। किसे? वासुकी। समुद्र मंथन कथा का उल्लेख भागवत पुराण, महाभारत और विष्णु पुराण में मिलता है। विष्णु जी के सलाह पर समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत पान के लिए देवतागण ने राक्षस से समझौता किया था और मद्रांचल पर्वत को मथनी तथा वासुकी नाग को नेति बनाया गया था और विष्णु ने कच्छप अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर रखकर उसका आधार बन गए थे। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी संबंधित है और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बनारस घराने से। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी बनारस घराने से संबंधित है। बनारस घराना कथक नृत्य से संबंधित घराना है। नेक्स्ट है, राजस्थान में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है। एक जनजाति में यह प्रथा अधिक लोकप्रिय है, वह जनजाति कौन सी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भील। राजस्थान में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है और वो जनजाति है जो सबसे ज़्यादा गुदवाते हैं, वो है भील जनजाति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है? आंसर हो जाएगा सी, माउंट पोपा। माउंट पोपा एक मृत ज्वालामुखी है। माउंट फ्यूजिमा, माउंट एटना, स्ट्रॉबेरी आदि जागृत ज्वालामुखी है। माउंट पोपा है जो म्यांमार में स्थित है। अब माउंट फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान में स्थित है। माउंट एटना कहाँ है? तो इटली में स्थित है। और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा आरक्षित जीव मंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? आंसर हो जाएगा सी, खांगचेनजोंगा। कौन है? तो खांगचेनजोंगा। किसी देश की मुद्रा के अवमूल्यन के लिए सलाह दी जाती है जब उस देश के निर्यातों को सामना करना पड़ता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विदेशी बाजारों में लोचदार मांग का। किसी देश की मुद्रा के अवमूल्यन के लिए सलाह दी जाती है जब उस देश के निर्यातों को विदेशी बाजार में लोचदार मांग का सामना करना पड़ता है। जब किसी देश की मुद्रा के मूल्य में किसी विदेशी मुद्रा की तुलना में आधिकारिक तौर पर मूल्य हासिल कर दिया जाए तो अवमूल्यन कहलाता है। अवमूल्यन से घरेलू मांग में तेजी आ जाती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, हर 5 वर्ष की समाप्ति पर। हर 5 वर्ष की समाप्ति पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक संवैधानिक निकाय है जिसके एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य संबंधित है। आंसर हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू से। उपरोक्त कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1936 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भाषण में कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवादी विचारधारा से अधिक प्रभावित थे। नील आयोग या इंडिगो कमीशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, W.S. सिट्टनकार। नील आयोग इंडिगो कमीशन के अध्यक्ष थे W.S. सिट्टनकार थे। सिट्टनकार की अध्यक्षता 4 सदस्यीय नील आयोग का गठन वर्ष 1860 ईस्वी में किया गया था। नील विद्रोह जो हुआ था आंदोलन 1859 से 60 में प्रारंभ हुआ था। नील आंदोलन बंगाल के नदिया जिला के गोविंदपुर गांव से प्रारंभ हुआ था। अंग्रेजी शासन एवं जमींदारों के विरुद्ध किया गया पहला कृषक विद्रोह था नील विद्रोह। अगला है, निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? बताना है किसका सुमेल नहीं है। तो वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ, बिल्कुल सही है। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, ये भी सही है। वर्ष 1909 में मार्लेमेंटो सुधार हुआ, ये भी सही है। वर्ष 1930 में असहयोग आंदोलन हुआ, ये गलत है। असहयोग आंदोलन जो हुआ है 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। अगला है, स्तंभों को मिलान करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। आइए देखते हैं। भारतीय कैलेंडर के अनुसार महीना है कि ऋतु जो एक तरफ है तो बसंत होता है, वो होता है चैत वैशाख में, बिल्कुल सही है। ग्रीष्म जो होता है ज्येष्ठ आषाढ़ में, जेठ आषाढ़ में। वर्षा शुरू होता है सावन भादों में, और शरद शुरू होता है अश्विनी कार्तिक में। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो वो है सी। नेक्स्ट है, 3 भिन्न संख्याओं का योग 5, उनमें से एक 1.1/2 है जबकि अन्य 2 के बीच अंतर 3/4 है। तीनों भिन्नों में सबसे बड़ी कौन सी है? तो माना कि दूसरी संख्या जो है वो x है, तीसरी संख्या हो जाएगा x + 3/4 यानी 4x/3/4 हो जाएगा। अब प्रश्न में कहता है 1.1/2 + x + 4x + 3/4 बराबर क्या हो जाएगा? 5। जब इसे आप सोल्व कीजिएगा, देखिए 3/2 + x + 4x + 3/4 बराबर 5।
आ जाएगा 8x + 3/4 बराबर 7/2। x का मान हो जाएगा 11/8। तो बड़ी संख्या जो हमारे पास निकल के आएगा, बड़ी संख्या वो हो जाएगा कितना, 4x + 3/8 यानी 4 × 11/8 प्लस 3 अब बटा कितना हो जाएगा 4 यानी 17/8 2.1/8। आंसर हो जाएगा बी। एक पुस्तक को 25.65 में बेचने पर एक व्यापारी को 5% की हानि होती है। यदि वह उसे 31.05 में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कितना होगा। तो प्रश्न में कह रहा है कि 25.65 बराबर हो जाएगा 95%। तो 31.05 बराबर हो जाएगा 95% बटा 25.65 गुना 31.05। एक नियम से इसे बना दे रहे हैं तो हो जाएगा कितना 115%। तो लाभ जो हमारे पास आ जाएगा वो ये कितना हो जाएगा 15%। लाभ हो जाएगा 15%। आंसर हमारे पास आ जाएगा डी। एक कक्षा में 24 लड़के और कुछ लड़कियां थी। एक टेस्ट में लड़कों द्वारा प्राप्त औसत स्कोर 15 था जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत स्कोर 17 था। यदि कुल औसत इतना था तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। कक्षा में लड़कों की संख्या कितना है, लड़कों का तो ये वो है 24। कक्षा में लड़कियों की संख्या कितना है, लड़की की संख्या है वो है x और ये कितना है 24 है। तो लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक 15 है। तो लड़कों द्वारा प्राप्त कुल अंक कितना हो जाएगा, कुल अंक है लड़कों द्वारा कितना 24 गुना क्या हो जाएगा 15, क्योंकि 15 औसत है, हो जाएगा 360। कितना हो जाएगा 360। प्रश्न करा लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 17। तो कुल अंक कितना हो जाएगा लड़कियों द्वारा कुल अंक प्राप्त हो जाएगा 17x। अब कह रहा है कि प्रश्न से कुल औसत कितना है, टोटल 1508 है, 15:8 है। तो कुल अंक बराबर हो जाएगा कितना 24 अब प्लस 24 लड़का है और x लड़की है अब गुना 15.8। अब प्रश्न से एक बार पूरे लिख दीजिए। 17x पूरा अंक किसका था, लड़कियों के, लड़का के कितना था तो वो था 360 और इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 + x गुना 15.8। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो हमारे पास x का मान आ जाएगा कितना 16। यही हमारे पास आ जाएगा आंसर। इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, नहीं 16 नहीं आएगा, फिर कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है। 16 तो लड़कियों की संख्या है तो 16 और लड़कों की संख्या 24 है तो ये हो जाएगा 40। टोटल लड़का लड़की कितना हो गया 40। आंसर हो जाएगा डी। एक संख्या में 2 अंक है जिसका योग 9 है। यदि संख्या 27 जोड़ा जाए तो इसके अंक परस्पर बदल जाते हैं, वह संख्या क्या होगा। माना कि इकाई x है, दहाई कितना हो जाएगा 9 - x हो जाएगा। तो संख्या बराबर हमारे पास आ जाएगा 10 × 9 - x हो जाएगा अब प्लस x हो जाएगा। तो प्रश्न में कह रहा है कि 10 × 9 - x प्लस x प्लस 27 बराबर हो जाएगा 10x + 9 - x। यहाँ सोल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा 108/18 बराबर 6। तो संख्या हमारे पास आ जाएगा 10 × 9 - x प्लस x था यानी 10 × 9 - 6 प्लस 6 बराबर हमारे पास निकल के आ जाएगा कितना 36। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास वो है 36। इस प्रश्न को ऑप्शन से भी बना सकते हैं। कोई अपने मन में ऑप्शन अगर रख लीजिएगा, मान लें कि 36 रख लेते हैं, उसमें 27 जोड़ेंगे तो कितना आ जाना चाहिए 63 आना चाहिए यानी 63 आना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाइड हो रहा है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर है डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 50वां नंबर प्रश्न। 50वां कह रहा है कि इस तरह का साधारण भिन्न के सबसे सरल रूप में लिखे जाने पर इसका मान कितना होगा। तो आइए इसे लिखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा 0.345 45 पे ऊपर रेकरिंग है 345 - 3 शेष बटा 990 हो जाएगा यानी 342/990 19/55 क्या हो जाएगा 19/55। आंसर हमारे पास आ जाएगा ए। एक कमीज के अंकित मूल्य 1824 है, उसे 18% छूट पर बेचा गया है। यदि लाभ प्रतिशत 14% है तो उस कमीज की लागत मूल्य क्या होगा। ये देखना, कमीज का लागत मूल्य बराबर हो जाएगा अंकित मूल्य गुना 100 माइनस क्या हो जाएगा छूट परसेंटेज बटा 100 प्लस लाभ %। हमारे पास अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है 1824 दिया हुआ है और गुना 100 माइनस कितना छूट दे रहा है 18 अब बटा लाभ कितना हो रहा है हमारे पास तो 100 और प्लस लाभ 14। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो हमारे पास आ जाएगा 1312 रुपये। तो आंसर हो जाएगा 1312 ए। मूल्यांकन करें इस तरह का के क्या होगा। तो अगर हम इसे लिख सकते हैं कितना तो 196 के 14 लिख सकते हैं, उस पर 1 शून्य है
और इसे लिख सकते हैं 0.14 और इसे लिख सकते हैं कितना, वो है 0.0014। जब उसे ऐड करेंगे तो 140.1414 हो जाएगा, 140.1414। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। राम 130 मीटर लंबे पुल को तैरता है, वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैरकर जाने पर वापस उसी रास्ते से आने में 206 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है, उसकी औसत चाल क्या हो जाएगा। तो चाल बराबर हो जाएगा क्या है, वो है दूरी बटा समय। दूरी 206/60 यानी 3.43 मीटर पर सेकंड। इसे आप डायरेक्ट बना सकते हैं, आंसर हो जाएगा बी। 882/1922 का वर्गमूल कितना होगा। तो 882 को हम लिख सकते हैं 441/961 के अंडर रूट से काटपीट किया गया, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 21/31। आंसर है सी। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्ग 252, महत्तम समवर्ग 12, यदि संख्याओं के बीच के अंतर 48 है तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। तब माना कि जो संख्या है वो 12a है और कितना है 12b है, तो 12a माइनस 12b बराबर हो जाएगा कितना 48। अब प्रश्न में कह रहा है a माइनस बी बराबर हो गया 4, ये समीकरण 1 है। अब 12a 12b का लसा दिया हुआ है यानी 252 दिया हुआ, यानी 12ab बराबर दिया हुआ है 252, ab बराबर हो जाएगा 21, ये समीकरण 2 है। और समीकरण 1 और 2 को अगर हम हल करते हैं तो a और b बराबर जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा कितना 7 और 3। तो दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा 12 गुना a प्लस b, यानी 12 गुना 10 बराबर 120। आंसर हो जाएगा a। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या पहली संख्या से है। तो आइए देखते हैं किस तरह संबंध है। 4 के होल क्यूब प्लस 4 के स्क्वायर यानी 64 प्लस 16 बराबर 80, यानी एक बार क्यू करना है और एक बार स्क्वायर करके जोड़ देना है। उसी तरह 6 के क्यू करना है प्लस 6 के स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा कितना 216, 6 6 36, 216 प्लस 36 कितना हो जाएगा 252। आंसर हो जाएगा ए। चलिए तीसरे शब्द में वही संबंध है जो दूसरे शब्द के पहले से। नाइट बैट्समैन क्रिकेट में होता है, तो ड्यूस किस में होता है, तो वो होता है टेनिस में। आंसर हो जाएगा सी। निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, ये देखना है। तो आइए देखते हैं। 60 गुना 2 करते हैं 120 आता है, और उसमें से 5 जोड़ते हैं तो 125 आता है। 125 गुना 2 करते हैं 250 आता है, 250 में 5 जोड़ते हैं 255 आता है। 255 के 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 510 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए। जिस प्रकार नाटक अभिनेता से संबंधित है उसी प्रकार कंसर्ट किससे संबंधित है। आंसर हो जाएगा डी, संगीतकार कंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे अक्षर समूह में वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह के पहले से है। तो आइए देखते हैं। DEARTH लिखते हैं और BFEIUS है। अब ये किस तरह है, तो ये +1 किया है, D से E गया है, E से F गया है और A से गया है। इसमें +1 किया है और इसमें भी +1 किया है। इस तरह के अरेंजमेंट किया गया है। तो उसी तरह हम लिख सकते हैं MOSQUE को। अगर हम M को +1 करेंगे तो हमारे पास आएगा N, O के +1 करेंगे P आएगा और S के +1 करेंगे तो T आएगा। शुरुआत में तो ये तीनों आया, और Q के +1 करेंगे तो R आएगा, इसका V आएगा और इसका F आएगा, और ये भी +1 में है। हमारे पास आ जाएगा TPNFV के। आंसर हो जाएगा B। भारत में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अनुसार कंपनियों को दिवाला समाधान की प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी करनी होगी, और इसका आंसर हो जाएगा ए, 180 दिनों में पूरा करना होगा। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए जाने हेतु अर्हत होने के लिए किसी व्यक्ति को कितने समय तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवाएं प्रदान करनी चाहिए, और इसका आंसर हो जाएगा डी, 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोग 26 जनवरी मानते थे, 28 जनवरी 1950 को। अगला है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या किस प्रकार ज्ञात की जाती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा कि राज्य की जनसंख्या बटा विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भागा देना है, और फिर उसमें से भागा देना है कितने से 1000 से। अगर मान लें कि राज्य की जनसंख्या कितना है 10,000 है, 10,000 है, और टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, अगर मान लिया कि ये
10 जो है हमारे पास विधानसभा निर्वाचित सदस्यों की संख्या है, और ये जनसंख्या, तो ये भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। और इस 1000 में फिर से 1000 दीजिएगा, तो जो आएगा 1, तो वही हमारे पास वोट देगा, यानी एक विधायक के पास 1 वोट का अधिकार है। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 74(1) में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों को निर्वहन करेंगे। नेक्स्ट है, हुआ हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन थे? हुआ हुआ, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हुइना फूसो। हुइना फूसो, हुआ हुआ आंदोलन के प्रणेता हुइना फूसो थे। हुआ हुआ आंदोलन उपनिवेशवाद विरोधी था। यह आंदोलन सन 1939 में कहाँ शुरू हुआ था? तो ये वियतनाम में शुरू हुआ था। कहाँ शुरू हुआ था? वियतनाम में, और 1939 में हुआ था। एशिया के मरीज के नाम से किसे जाना जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन को। एशिया के मरीज के नाम से चीन को जाना जाता है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहते हैं, ना कि एशिया का। चीनी जनवादी गणराज्य की प्रथम प्रधानमंत्री चाउ एन लाई था, और चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था कब? 1921 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रीट जारी की जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 प्रकार के रीट जारी किया जाता है अनुच्छेद 32 में। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कुटिल लिपि का प्रचलन 10वीं शताब्दी में शुरू हुआ। यह असत्य है। लिपि का शाब्दिक अर्थ लिखावट होता है। भारत में लिपि के विकास परंपरा में ब्राह्मी लिपि का प्रस्थान बिंदु माना गया है। हिंदी, गुजराती, मराठी एवं बांग्ला भाषा के लिए लिपियों का विकास प्राचीन नागरी लिपि में हुआ था। ये भी सही है, ये तीनों सही है, लेकिन डी जो है असत्य है। कुटिल लिपि गुप्त लिपि का परिवर्तित रूप मानी जाती है। इसे न्यून कोणीय लिपि या सिद्ध मातृका लिपि के नाम से भी जाना जाता है। ब्राह्मी लिपि अधिकांश भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है। संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 350 का में ये व्यवस्था किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 17 में उल्लेखित अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। तो आइए देखते हैं। पंचायती व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है, बिल्कुल सही। 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, ये असत्य है। पंचायती राज के संबंध में कथन गलत है। 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ है, द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। यह एक त्रिस्तरीय जैविक कार्य रूप से जुड़ा संरचना है, सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जी इसके महत्व को बढ़ाता है, यह भी सही। आंसर हमारे पास आ जाएगा बी। योजना अवकाश की अवधि का संबंध है, सही आंसर हो जाएगा बी। 1966 से 69 तक योजना अवकाश किया गया था। भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया था, ये बिल्कुल सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया था, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा सी। अंग्रेजों और बर्मा के बीच हुए संधि के परिणाम स्वरूप वर्ष 1826 में अंग्रेजों ने असम को हड़प लिया था, सही आंसर हो जाएगा सी, याडाम्बू की संधि। अंग्रेजों और बर्मा के बीच याडाम्बू की संधि के परिणाम स्वरूप वर्ष 1826 में अंग्रेजों ने असम को हड़प लिया था। याडाम्बू की संधि प्रथम आंग्ला बर्मा युद्ध में बर्मा की हार के बाद लॉर्ड एम्हर्स्ट के कार्यालय के दौरान हुआ था। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी एक सही नहीं है, ये बताना है। तो इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था, बिल्कुल सही है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये हमारे पास जो आता है वो गलत है। नीति आयोग के विकल्प में सही नहीं है। इसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और इसका जो गठन हुआ था योजना आयोग का वो 15 मार्च 1950 को हुआ था, लेकिन बाद में इसे योजना आयोग को हटा के नीति आयोग लाया गया था, और इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था नीति आयोग के। यह सहकारी संवाद के सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था, दांडी गुजरात के किस जिले में है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवसारी जिले में है। और 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम में लगभग 384 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया था, और वो 24 दिन तक ये यात्रा था। नेक्स्ट है, नीचे 4 वर्ण समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है
उनमें से एक असंगत है, असंगत वर्ण समूह कौन सा है? तो आइए देखते हैं। तो ये होगा F का 6 हो जाएगा, J का 10 होगा, Q का 17 होगा, L का 12 होगा, टोटल 45 है। EMN को अगर हम जोड़ते हैं तो 5 होगा प्लस 13 होगा प्लस 14 होगा प्लस 11, ये 43 है। IDWG को जोड़ेंगे तो ये भी 43 आएगा, ये भी 43 आएगा। शुरुआत वाला 45 है, इसलिए यही विन है, आंसर हो जाएगा ए। नीचे 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है, उनमें से एक असंगत है, उस असंगत शब्द को चयन करें। आंसर हो जाएगा बी, तलाशना। चिल्लाना, गरजना और चीखना ये सभी शोरगुल को प्रदर्शित करता है, जबकि तलाशना किसी वस्तु के खोजने से है, तो यही भिन्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 8 मित्र PQRSTUV और W इसी क्रम में वामावर्त रूप से गोल मेज में परित एक दूसरे के समान दूरी पर मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे। यदि टी उत्तर पूर्व दिशा में बैठा है तो पश्चिम दिशा में कौन बैठा हुआ है? इस तरह के सर्किल में बैठे हुए हैं। और अगर हम यहाँ करते हैं, अगर U है, यहाँ पर T है, यहाँ पर S है, यहाँ पर R है, यहाँ पर Q हो जाएगा, यहाँ पर P, यहाँ पर W, यहाँ पर V है। तो पूछ रहा है T उत्तर पूर्व दिशा में बैठा है तो पश्चिम दिशा में कौन बैठा है? इसका आंसर हो जाएगा A, W। नीचे 4 संख्या युग्म दिए गए जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है, उनमें से एक असंगत है, उस असंगत संख्या युग्म का कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, 324, 64, क्योंकि डी संख्या युग्म में दोनों संख्या किसी न किसी संख्या का वर्ग है, जबकि अन्य संख्या युग्म में सिर्फ एक संख्या किसी का वर्ग है। आप अपनी मोटरसाइकिल से सड़क पर जा रहे हैं, अचानक आप देखते हैं कि 2 बदमाश एक महिला को बटुआ छीनकर स्कूटर से भाग रहे हैं, आप क्या करेंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुलिस को इस घटना को सूचना देंगे। यदि 18 अक्टूबर 2006 को बुधवार था तो 17 अक्टूबर 2000 को सप्ताह में कौन सा दिन था? तो 18 अक्टूबर 2006 को क्या था? तो बुधवार था। क्या था? बुधवार। 17 अक्टूबर 2000 से 18 अक्टूबर 2006 तक का जो हम दिन काउंट कर लेंगे, 5 उसमें तो साधारण होगा, प्लस 1 लीप वर्ष और 1 दिन होगा। तो हमारे पास जो विषम दिन होगा, विषम दिन वो कितना होगा? 5 + 1 गुना 2 + 1 बटा 7 बराबर 1 दिन। अब 17 अक्टूबर 2000 का दिन अगर बुधवार था तो उसमें से 1 घटा देंगे, 1 दिन, तो हो जाएगा कितना? मंगलवार। क्या हो जाएगा? मंगलवार। आंसर हमारे पास आ जाएगा बी। अगला है, किसी निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिख सकते हैं, इतना को इतना, तो उस भाषा में गर्ल्स को क्या लिखेंगे? सही जवाब हो जाएगा सी, 4 लिखेंगे। 16 को TMO के लिखा जाता है तो उस कूट भाषा में रोज़ को क्या लिखा जाता है? आइए देखते हैं। SOLO, उसमें से +1 किया है तो T हो जाएगा, O को -2 किया है तो M हो जाएगा, L में +3 किया है तो क्या हो जाएगा? O में -4 किया है तो K। इस तरह हमें लिखा गया है। उसी तरह चलिए रोज़ को लिखते हैं, ROAC। R से +1 करेंगे, S होगा, O से -2 करेंगे तो हमारे पास M होगा, S से +3 करेंगे तो V होगा, और E से हमारे पास -4 करेंगे तो A होगा। आंसर हमारे पास कहाँ आ जाएगा? वो हो जाएगा आंसर, ऑप्शन हो जाएगा डी, SMVA। किसी निश्चित कूट भाषा में फोर्स को इतना और मिस को इतना लिखा जाए, उसी कूट भाषा में यूरेनस को क्या लिखा जाएगा? तो आप डायरेक्टली उस भाषा को मौजूदा कांस्टेंट अक्षर के स्थान पर उसके स्थानीय मान के अंकों को लिखा गया है, तथा शब्दों में मौजूद वॉवेल अक्षर को 1, 2, 3, 4 लिखा गया, जैसे ए हुआ तो 1, ई हुआ तो 2, आई हुआ तो 3, ओ हुआ तो 4 और ई हुआ तो 5 लिखकर कोड किया गया है। यहाँ पर यू का लिखा जाएगा क्या? 5 लिखा जाएगा, और ए को लिखा जाएगा 1 लिखा जाएगा, यानी तीसरा अक्षर ए होगा। पहला जो हमारे पास हो जाएगा वो थे, तो हमारे पास जो निकल कर आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, यदि मार्केट को 15 और सबमरीन को 21 लिखा जाता है तो कॉन्वेंशनल को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो आइए लिखते हैं, मार्केट तो 6 गुना 2 + 3 बराबर 15 लिखा गया है। 6 क्या है? पूरा 3 और 3 6 है, गुना 2 + सबमरीन में कितना है? 9 अक्षर है तो 9 गुना 2 + 3 बराबर 21 हो जाएगा। कॉन्वेंशनल में कितना है? 12 है तो 12 गुना 2 + 3 कितना हो जाएगा? 12 दूना 24, 3 27। आंसर हमारे पास आ जाएगा सी। एक समीकरण दिया हुआ है तो x का अधिकतम मान क्या होगा ये देखना है। तो 7x 5 2/3 8z7 बराबर 1805 है। तो आइए देखते हैं समीकरण को रख के। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए समीकरण में x का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। 7x 5 + 2/3 + 8z7 बराबर 1805 है, तो क्या होगा? इसे आप सोल्व कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 9 होगा।
नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इनमें से लुप्त संख्या कैसे ज्ञात करेंगे और क्या होगा। तो f का जो विपरीत होगा वो होगा u। f का विपरीत अक्षर u है। j का विपरीत अक्षर क्या है, q है। तो n का विपरीत क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा m। आंसर हो जाएगा d। 88 नंबर प्रश्न में किस तरह अरेंज किया गया है, √49 माइनस √4 प्लस √25 करते हैं तो 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी 7 - 2 + 5 = 10। इस तरह अरेंज किया गया है। उसी तरह अगर हम इसमें से ये तीनों को देखें तो बीच वाला को अगर देखते हैं तो √81 माइनस √49 प्लस √16 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 - 7 + 4 बराबर हो जाएगा 6। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा A 6। दिए गए आरेख में वृत्त स्नातकों को निरूपित करता है, त्रिभुज नियोजित व्यक्तियों को निरूपित करता है, आयत ग्रामीण जनों को निरूपित करता है। आरेख को ध्यानपूर्वक अवलोकन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का आंसर दे। तो इसका जो सही आंसर हमारे पास आ जाएगा, ग्रामीण अनियोजित स्नातकों की संख्या कितनी है, आंसर हो जाएगा ये 8D। नेक्स्ट प्रश्न है, वह बेन आरेख चुने जो निम्न वर्गों के बीच के संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है, पुरुष, गीतकार और बहिर्मुखी। और इसका आंसर हो जाएगा A। एक में पुरुष हो जाएगा, एक में गीतकार हो जाएगा और एक में बहिर्मुखी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है, उर्वरक क्रांति से। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, भूरा। उर्वरक क्रांति से भूरा रंग संबंधित है और हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है और पीली क्रांति जो है वो खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन से है। नीली क्रांति की बात करें तो मत्स्य उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन से और रजत क्रांति भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने से संबंधित है। और सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी उत्पादन से है। नेक्स्ट है, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन B, बोगीबील ब्रिज कहलाता है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल बोगीबील ब्रिज कहलाता है। असम के डिब्रूगढ़ शहर के पास ब्रह्मपुत्र नदी पर बने बोगीबील पुल की लंबाई लगभग 4.94 किलोमीटर है। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, केरल में सबसे कम है। भारत में शिशु मृत्यु दर वर्तमान में 17 प्रति 1000 है और भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य भी केरल है। भारत में सबसे उच्च जीवन स्तर केरल राज्य का है और सर्वाधिक लिंगानुपात भी केरल राज्य का है। सीसी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन C, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी के किला का निर्माण करवाया था। भारत में वन नीति 1952 ईस्वी का संशोधन कब किया गया। और इसका सही आंसर हो जाएगा D, 1988 ईस्वी में किया गया। भारत में वन नीति 1952 का संशोधन 1988 में किया गया था। भारत के राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार देश के 1/3 33% भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए। अगला है, एक द्रव की बूंद व एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्याएं समान है। यदि द्रव की बूंदे में दाब अधिक का मान P1 व साबुन के बुलबुले में दाब का अधिक मान P2 हो तो क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो C हो जाएगा। 2P1 बराबर हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा P2। हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूहों के गुणों से मेल खाता है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन C, समूह 1 और समूह 17। हाइड्रोजन के गुण आवर्त सारणी के समूह 1 और समूह 17 दो समूहों के गुणों में मेल खाता है। हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन तथा कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन गैस प्रकृति में रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है। अगला है, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है। और इसका आंसर हो जाएगा A, केवल 4 को, संधारित्र को। ऊर्जा संग्रहण के लिए संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। संधारित्र द्वारा संग्रह ऊर्जा को आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जा सकता है। अगला है, उस समूह की पहचान कीजिए जिसमें आने वाले पादपों की शारीरिक संरचना स्पष्ट नहीं होती है। इन पादपों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है और ये पौधे मुख्य रूप से जलीय होते हैं। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन D, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा समूह में आने वाला पादपों की शारीरिक संरचना स्पष्ट नहीं होती है। इन पादपों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है और यह पौधे मुख्य रूप से जलीय होते हैं। थैलोफाइटा समूह के पादपों का शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं होता है। अगला है, एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप्स किसमें भिन्न होते हैं। और इसका सही आंसर हो जाएगा C, न्यूट्रॉन की संख्या में। एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप्स न्यूट्रॉन की संख्या में भिन्न होते हैं।
समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या जो होती है समान होती है और परमाणु क्रमांक परंतु परमाणु द्रव्यमान के परमाणुओं के समस्थानिक भिन्न होते हैं। जैसे अगर कहा जाए तो 1H1, 1H2 और 1H3 ये तीनों समस्थानिक है। सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व जो है वो है पोलोनियम। काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में किस रोग के वाहक है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइलेरिया का। मादा क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया रोग का वाहक है। फाइलेरिया रोग फाइलेरिया बेंक्रोफटाई नामक कृमि से होता है। धमनियाँ छोटी नलियों में विभाजित होती है और उत्तकों तक पहुँचने पर वे खाली स्थान नामक अत्यंत पतली नलियों में विभाजित होती है। आंसर हो जाएगा सी, केशिकाओं में, कैपिलरी में। नसें वे वाहिकाएं हैं जो शरीर के सभी हिस्सों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को वापस हृदय तक ले जाती है। नसों में पतली दीवारें होती है। अगला है ब्लड कैंसर का आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा बी, ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया नाम से जाना जाता है। कर्क रोग कैंसर से संबंधित है। कैंसर के जीन को ओंकोजीन कहते हैं। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? सही जवाब हो जाएगा सी, 29 होती है। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 29 होती है। अब मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है, जबकि बच्चे में बाल्यावस्था में कितनी होती है? 300 होती है। निम्नलिखित में किसमें सल्क होते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा सल्क किसमें होते हैं? पीसीज में और सरीसृप में होते हैं। पीसीज तथा सरीसृप में सुरक्षा के लिए उनकी त्वचा पर कठोर सुरक्षात्मक सल्क होते हैं। अनेक मछलियों के शरीर के बाहरी सतहों पर सल्कों से ढकी रहती है। सल्क मेसोडर्म यानी त्वचा से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्न वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। डॉक्टर, राजनेता और पुरुष। इसमें हो सकता है कि कुछ पुरुष जो है, यहाँ पर अगर हम पुरुष लिखते हैं तो कुछ पुरुष डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ महिला भी डॉक्टर हो सकते हैं। और राजनेता भी क्या होगा? कुछ पुरुष राजनेता हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर भी राजनेता हो सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा वो है सी। एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई जिनके 6 फलकों पर ATIN SO WE GO और TO अंकित किया गया। वह शब्द चुने जो शब्द TO वाले फलक के विपरीत फलक पर आएंगे। तो यहाँ पर अगर WE सेम है तो क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, तो WETOAT। यहाँ होगा WEGOIN। तो यहाँ पर SO नहीं है तो WE के जो पे होगा वो क्या होगा? वो होगा SO। तो प्रश्न में पूछ रहा है जो सब TO वाले फलक के विपरीत है तो वो है GO। आंसर हमारे पास हो जाएगा ए। अगला है लीला दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलती है। एक चौराहे पर वह बाईं ओर मुड़ती है और सड़क पर सामने की ओर एक कैफे में 500 मीटर चलती है। बाईं ओर मुड़ती है और 500 मीटर चलती है। ये 3 किलोमीटर चलती है। अब वो अपनी प्रारंभिक स्थिति के संबंध में कौन सी दिशा में तो है? तो वो है दक्षिण पूरब में। आंसर हमारे पास हो जाएगा बी, दक्षिण पूरब। वह विकल्प चुने जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नीचे दिए गए सेट की संख्याएं आपस से संबंधित है। तो आइए देखते हैं ये किस तरह है। तो 11 + 19 गुना 19 - 11, तो हमारे पास आ जाएगा 30 × 8 = 240। तो ये इस तरह संबंधित है। तो उसी प्रकार अगर आप विकल्प बी में देखते हैं तो विकल्प में भी है 12 + 8 गुना कर देंगे 12 - 8, तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा 80। तो आंसर हो जाएगा बी सही। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। एक अतिथि से रजत का परिचय करवाते हुए अजय ने कहा, वह मेरे पिता की बहू का इकलौता पुत्र है। अजय का रजत से क्या संबंध है? ये ब्लड रिलेशन का, इसे आप बना लीजिएगा। आंसर यहाँ पर होगा डी, या तो पिता होगा या चाचा होगा। अगला है निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़े और नीचे गए प्रश्न को दे। 7 अधिकारी हैं, एक वृत्त के चारों ओर केंद्राभिमुख होकर बैठे हैं। आइए बैठे हुए टी जेड और डब्ल्यू के बीच में बैठा हुआ है। टी जो है हमारे पास वो बैठा हुआ है किसके लिए? जेड और डब्ल्यू के बीच में बैठा हुआ है टी। भी जो डब्ल्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है, भी बैठा हुआ है दाईं पर, यहाँ पर एक खाली है। यू और बाई के बीच में यू है, यू और बाई के बीच में यू एक्स के बगल में नहीं बैठा है। तो यहाँ पर हो जाएगा यू और यहाँ पर हो जाएगा बाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो वो है एक्स। तो इसके आंसर कह रहा है कि यू के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ है प्रश्न में? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भी बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ? तो है भी बैठा हुआ। उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगला होगा। तो अगला है क्या है? एन है, यहाँ पर ए है, एम बी एल सी। तो एन से एम गया -1 हुआ, ए से बी गया प्लस में हुआ, ये माइनस में है, ये प्लस में।
M से L गया -1 और B से C गया +1। L से जो जाएगा -1 वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा K। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा A, ऑप्शन A। एक कागज़ को निम्नांकित चित्र के अनुसार मोड़िए और बताइए कि ये खोलने पर कैसा दिखाई देगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन A। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि दी गई धारणाओं में कौन सी कथन में निहित है। कथन है, विज्ञापन किसी कंपनी की बिक्री में वृद्धि करने के लिए एक अच्छी रणनीति हो सकती है। धारणाएं क्या है, यह बहुत से लोगों को कंपनी के उत्पादों के बारे में जानने में सक्षम बनाता है। ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। कंपनी के उत्पादों के बारे में जानने वाला प्रत्येक व्यक्ति उन्हें खरीदेगा, ये गलत है। प्रत्येक व्यक्ति नहीं खरीदेगा, जिसे ज़रूरत होगा, जिसे इच्छा होगा वही खरीदेगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, केवल धारणा एक निहित है। अगला प्रश्न है कि दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करना है। इसमें से गलत संख्या, अगर 101 में -1 करते हैं तो 101 आएगा। यहाँ पर -3 करेंगे तो 98 आएगा। इसमें से -5 करेंगे तो 93 आएगा। फिर -7 करेंगे तो 86 आएगा। और 86 में -9 करेंगे तो 77 आना चाहिए, यहाँ पे 74 है। तो हमारा जो गलत है वो यही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए, बाज, आयरी, गिलहरी, उसके बाद क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा सी, ड्रे। जिस प्रकार बाज के घोंसले को आयरी कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार गिलहरी के घोंसले को ड्रे कहा जाता है। इस श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, आइए देखते हैं। 2 से 7 गया +7 है, 9 से 16 गया +7 है, और 16 से +7 जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 23। और आई से एल गया +3 है, एल से हो गया +3 है, ओ से आर जाएगा, ये भी +3, तो हो जाएगा 23R। आंसर हमारे पास आ जाएगा डी। नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, ये देखते हैं। 310 में अगर -50 करेंगे तो 260, 260 में -50 करेंगे तो 210, फिर -50 करेंगे तो 160 आएगा। आंसर हो जाएगा बी। वैश्विक तापमान के संबंध में निम्नलिखित कथन दिया हुआ है और बताना कि कौन सा कथन सही है। आइए देखते हैं। वैश्विक तापमान मानव गतिविधियों के मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण पूर्व औद्योगिक काल से देखी गई पृथ्वी की सतह का दीर्घकालिक तापमान है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा अवशोषण करने वाले ग्रीन हाउस गैस के स्तर को बढ़ाता है। ये बिल्कुल सही है। अब वैश्विक तापन जलवायु परिवर्तन के कारण बनती है, जो व्यापक बाढ़ और चरम मौसम के रूप में पृथ्वी पर जीवन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती है। यह भी सही है। आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा सी, हृदय रोग के उपचार के लिए। सर्पगंधा जो है वो कहाँ से मिलता है, तो जड़ की छाल से, और क्यूनिन छाल से, अफीम कैप्सूल फल से। मानव शरीर का पीएच रेंज कितनी होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7.35 से 7.45 होता है मानव शरीर के पीएच। अगला है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो ये हो जाएगा विद्युत मोटर। आंसर हो जाएगा डी, विद्युत मोटर, जिसमें कि बिजली देने पर ये घूमने लगता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 युक्त तत्व को आप किस समूह में पाते हैं, 2 और 8 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, समूह 18 में पाते हैं। वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पोलियो से मुक्त घोषित किया गया था। यह एक संक्रामक रोग है जो ऐसे वायरस से उत्पन्न होता था जो गले तथा आंत में रहता था। पोलियो का पहला टीका जोनासन सॉल्क द्वारा विकसित किया गया था। प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति की दिशा खाली स्थान होती है। सही आंसर हो जाएगा डी, चुंबकीय क्षेत्र के लंबता जब होती है तो प्रेरित धारा उच्चतम होती है। निम्नलिखित में कौन सा पशु हार्मोन है, इनमें से कौन है जो पशु हार्मोन है। आंसर हो जाएगा डी, इंसुलिन। इंसुलिन पशु हार्मोन है। मानव शरीर में अग्न्याशय के बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन उत्पन्न होता है, और इंसुलिन हार्मोन की खोज बेटिंग एवं बेस्ट ने किया था। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण करता है। रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात यह तकनीक संभव हुई है। आंसर हो जाएगा ए, डीएनए अंगुली मुद्रण। डीएनए अंगुली मुद्रण। डीएनए फिंगरप्रिंट संस्थान कहाँ है, तो हैदराबाद में है। डीएनए से हत्या, बलात्कार, चोरी, लूट जैसे अपराधों को पता लगाया जाता है। जीमेल में जब आप कोई मेल प्राप्त करते हैं और उसी मेल के जवाब में और केवल मूल प्रेषक को मेल भेजना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करते हैं। आंसर हो जाएगा बी, रिप्लाई ऑल का। किसे, रिप्लाई ऑल का। जीमेल का इंटरफेस न्यूनतम और सुव्यवस्थित है। आइए सुमेलित करते हैं। एक तरफ दवा है, एक तरफ रोग है। कुन्नाइन से क्या ठीक होता है, तो मलेरिया होता है। क्रॉसिन से क्या ठीक होता है, तो ज्वर ठीक होता है। एविल से क्या ठीक होता है, तो वो होता है एलर्जी।
और कंपोज से क्या ठीक होता है, नीम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान क्या है। आंसर हो जाएगा सी -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये सबसे न्यूनतम तापमान है। द्विआद्री माने बाइनरी संख्या 1 1 निरूपित करता है। तो ये 1 करता है, ये 2 करता है और ये 4 था। 4 2 6 1 7 हो जाएगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा कितना, हो जाएगा सी 7 हो जाएगा। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है। सही जवाब हो जाएगा सी केबलर का। बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण केबलर बहुलक का प्रयोग होता है। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। आंसर हो जाएगा सी ध्वनि। ध्वनि विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है। आंसर हो जाएगा अगले प्रश्न का कि निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ 27 से +2 किया गया है, +3 किया गया है, इसमें +5 किया गया है, इसमें +7 +11 +13 और लास्ट में कितना करेंगे +17। तो हमारे पास आ जाएगा 85। सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कथन एवं निष्कर्ष का कि सभी इमारतें दुकान है। सभी जो इमारतें हैं, यहाँ पर इमारतें हो जाएंगे, सभी इमारतें जो है वो दुकान है। कुछ दुकानें बुटीक है। कुछ दुकान जो है वो किसकी है, वो है बुटीक की। और कोई भी रेस्टोरेंट बुटीक नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा रेस्टोरेंट, कोई बुटीक नहीं। अब निष्कर्ष में है कुछ बुटीक इमारतें हैं, ये गलत हो जाएगा। कुछ बुटीक इमारतें नहीं है। दूसरा है कुछ रेस्टोरेंट की इमारत होने की संभावना है। संभावना हो सकता है। और कोई भी रेस्टोरेंट दुकान नहीं है, ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष सेकेंड अनुसरण करता है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कथन एवं निष्कर्ष का है। आइए देखते हैं। कुछ उपकरण जो है वो मशीन है। ये उपकरण है और ये मशीन है। कह रहा सभी उपकरण है जो गैजेट है। क्या है, तो वो है गैजेट है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सही है। कोई भी मशीन गैजेट नहीं है, गलत है। कुछ मशीनें गैजेट है, सही है। आंसर हो जाएगा सी केवल निष्कर्ष सेकेंड अनुसरण करता है। निम्नलिखित नामों के अनुक्रमिक क्रम को दर्शाने के लिए सही विकल्प का चयन करें। इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। दिया गया संयोजन का तार्किक और सार्थक क्रम जो है वो राज्यों की भौगोलिक जो की स्थिति दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर है। अगला है अंग्रेजी के शब्दकोश में किस तरह अरेंज होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। यदि दर्पण के चित्रानुसार mn पर रखा जाए तो दी गई आकृति कैसा बनेगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 142 का आंसर कितना हो जाएगा। तो 142 का आंसर ए हो जाएगा। 143 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 144 नंबर कि एक प्रतियोगिता में जीत पर 2 अंक, ड्रा पर 1 अंक और हार पर कोई अंक नहीं मिलता है। फिशर ने 20 मैच खेले जिसमें उसने 3 मैच ड्रा खेले, कम से कम 1 में उसकी हार हुई और कम से कम 1 मैच में उसकी जीत हुई। उसके अधिकतम और न्यूनतम संभावित अंक क्रमशः क्या होंगे। तो आइए, फिशर ने कुल मैच कितने खेले, 20 है। ड्रा खेलोगे की संख्या कितनी है, 3 है। अधिकतम संभावित अंक के लिए हारने वाले मैच की संख्या बराबर क्या हो सकता है, 1। तो जीतने वाले मैच का हो जाएगा 20 - 3 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 16। अधिकतम संभावित अंक कितना हो जाएगा, 16 × 2 + 3 × 1 + 1 × 0 बराबर 32 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 35। तो न्यूनतम संभावित अंक के लिए जीतने वाले मैच की संख्या बराबर हो जाएगा 1 और हारने वाले मैच की संख्या कितना हो जाएगा, तो 20 - 3 + 1 यानी 16। तो न्यूनतम संभावित अंक कितना हो जाएगा, 16 × 0 + 3 × 1 + 1 × 2। तो अतः अधिकतम अंक कितना हो जाएगा, 35 और न्यूनतम अंक 5 हो जाएगा। यहाँ पर 3 2 5 हो गया, तो ये हो जाएगा 5। तो 35 जीतने वाला है और न्यूनतम जो है वो 5 होगा। आंसर हो जाएगा डी। 4.14 घंटों के घंटे, मिनट और सेकंड में किस तरह लिखिएगा। तो इस तरह 4 घंटा + 0.14 घंटा, उसको क्या करना है कि 0.14 को बटा 100 कर देते हैं और उसे 60 मिनट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8.4 मिनट, यानी 4 घंटा 8 मिनट और 0.4 मिनट आ जाएगा। 0.4 मिनट, 0.4 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 4/10 × 60 कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 24 सेकंड। फाइनली जो आएगा 4 घंटा कितने, 8 मिनट 24 सेकंड। क्या आ जाएगा, 24 सेकंड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किसी कागज़ को नियमानुसार मोड़ा जाएगा तो खोलने पर कैसा दिखाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 7 हो जाएगी। गणितीय चिन्हों को बस सही अनुक्रम चुने जिसे क्रमिक रूप से स्टार के चिन्हों के स्थान पर रखे जाने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। 149 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका 149 का भी आंसर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट है 150 नंबर, एक शब्द केवल एक संख्या समूह को दर्शाया जाता है और इस तरह इसमें वर्णन किया जाता है। तो पुष के लिए संख्या समूह क्या होगा ये देखना होगा। पुष के लिए तो पी के लिए जो हो जाएगा वो 10 है, यू का 45, एस का 11 66 और एच का जो है 0 3 75। अब ऑप्शन में देखना है कि ये कौन सा रेंज हो रहा है। तो एक ऑप्शन जो है हमारे पास सी, उसमें 10 45 66 75 आ रहे हैं, तो हमारे पास यही आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। यह था प्लेटफॉर्म के बीएसएससी के प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।